अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने कार्बन के बारे में स्टडी किया कि कार्बन इंतहाई इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाने में, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल के कंपोनेंट्स या सेल का स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है ये किस तरह दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस तरह के बॉन्ड बनाती है। तो देखें भाई, सबसे पहले कार्बन कॉमनली कंबाइंड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कार्बन कार्बन बॉन्ड को। आज हम देखेंगे कि कार्बन किस तरह दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रही है। वो कौन से दूसरे एलिमेंट है हमारे सामने है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। देखिए, कॉम्बिनेशन विद दीज एलिमेंट्स, जब कार्बन इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करती है एंड अदर एलिमेंट्स और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंट्रीब्यूट टू द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास क्या बनता है, बहुत ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सिंपल सी बात, कार्बन कार्बन कल हमने बॉन्ड देखा। नंबर 2, कार्बन का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है। ये सारे जब कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखें, सबसे पहले आज हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इसे CH बॉन्ड कहते हैं। ये CH बॉन्ड कैसा है, इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि CH बॉन्ड जहां पर भी मौजूद होगा ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। जैसे डिफरेंट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड पाया जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एनर्जी गेन होती है। तो यही बात इधर बताएगी, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए CH बॉन्ड जो है वो इंतहाई जरूरी है। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि ग्लूकोज सेल के अंदर टूटता है तो सेल को एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज के अंदर कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड मौजूद होता है। नंबर 2, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, कहते हैं फाउंड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। किसके अंदर पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ग्लाइकोसिडिक क्या, जब डिफरेंट तरह के मोनोसेक्राइड्स जो है आपस में जुड़ते हैं, दो मोनोसेक्राइड, तो फिर क्या बनता है, हमारे पास एक डाइसेक्राइड बनती है, डबल शुगर बनती है। दो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। इसे क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कहते हैं यही बेसिकली जो मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ये किसका पार्ट है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का। तो भाई ये किनके अंदर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। नंबर 3, हम नाइट्रोजन के साथ देखेंगे कार्बन का रोल। देखिए, कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है इट इज फाउंड इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, जिस तरह मैंने पीछे कहा कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सेम, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगी। और ये प्रोटीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, किस हवाले से, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ओवरव्यू लिया कि कार्बन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर डिफरेंट तरह के बॉन्ड बनाती है और हर बॉन्ड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल स्टार्चेस हैं, जिनकी एग्जांपल ग्लाइकोजन वगैरह है। और माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होता है, 10,000 डाल्टन से कम होता है, जैसे ग्लूकोज इसकी एग्जांपल में आता है। तो देखें भाई, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन से लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, वो है सेलुलोज, वो है फैट्स, वो है प्रोटीन्स। ये तीनों किसकी एग्जांपल है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या रोल है इनका, कहते हैं दीस मॉलिक्यूल्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल नहीं होते, और जो पानी के अंदर हल नहीं होता वो ऑटोमेटिकली क्या बनाएगा, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। वो क्या बनाएगा, सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके अलावा और इनका काम क्या है, पहली तो बात हमें समझ में आई कि ये क्या बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा, दे आल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। भाई इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं
तो भाई किसी चीज से तो मिलके बने होंगे। जैसे हमारी पूरी बॉडी किस पर मुश्तमिल है, स्मॉलर सब यूनिट सेल्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह ये लार्जर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स आर द स्टोरेज साइट फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देखिए दे आल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, किन की, लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड। तो ये छोटे मॉलिक्यूल है, जब आपस में मिलेंगे तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास पड़ेंगे। फिर which in turn responsible for providing energy to the body, जो क्या प्रोवाइड करते हैं छोटे मॉलिक्यूल, ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, जो हमने देखा कि इनका क्या रोल है। ये स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 2 हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, सेल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ। क्या होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से एग्जांपल के हैं, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनका क्या रोल है, इनका फंक्शन क्या है, सर्व आइदर सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला काम है ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। नंबर 2 ये क्या करेंगे, एज सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। तो देखें भाई, ये पहली बात की एनर्जी का सोर्स होते हैं। नंबर 2 ये क्या करेंगे, बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। इसके अलावा क्या है, कहते सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल। कुछ छोटे मॉलिक्यूल इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, that they are immediately broken down। भाई छोटे मॉलिक्यूल बाज दफा मजीद टूट जाते हैं। क्या एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वो क्यों टूटते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। टू रिलीज एनर्जी, ताकि उनसे एनर्जी निकल सके। तो बताया गया कुछ छोटे मॉलिक्यूल भी इंतहाई अनस्टेबल होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है जो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक न्यूक्लियोटाइड है। जब ये टूटता है एक फॉस्फेट बॉन्ड इसमें से, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी में। और क्या चीज रिलीज होती है, बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। फिर जब एडीपी में एक और फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, एएमपी, क्या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। और फिर यहाँ पर क्या चीज खारिज होती है हमारे पास, यहाँ भी एनर्जी खारिज होती है। तो यही हमने देखा कि जब हमारे पास एक स्मॉलर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके जी, लास्ट, such substances serve as intermediate source of energy for cellular metabolism। अभी हमने देखा कि जब ये टूटते हैं इससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलेगी तो ऑटोमेटिकली सेल के मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करेगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कार्बन का डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन कैसा है और इनके बॉन्ड को एक खास नाम दिया जाता है। फिर हमने डिफरेंस देखा मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। This is all about today's lecture. Thank you very much.